अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी कल वाली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह हमें कोडिंग करनी है अपने इस नेटवर्क की। थोड़ा सा हम आगे आ गए, थोड़ा पीछे थे। हमने ये तमाम तरीके डिस्कस किए थे कि भाई अगर हमें जो है और न्यूरल नेटवर्क जो है फ्रॉम स्क्रैच से बनाना हो तो हम अपनी कोडिंग के जरिए तो हम कैसे बनाएंगे। वैसे हम यूजुअली ऐसे कामों के लिए टेंसरफ्लो इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन अपनी कल की वाली क्लास के अंदर हम इन कोड को हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमें ये वाले कोड इंप्लीमेंट करने हो न्यूरल नेटवर्क के लिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे और कैसे उस अपनी जो फुली कनेक्टेड क्लास को जो है वो यूज करेंगे। अब उसके बाद जो है जो दूसरा सेक्शन है और वो ये है कि अब हमने अपना एक न्यूरल नेटवर्क बना लिया है। अच्छा, यहाँ पर देखें अगर आप दोबारा, तो न्यूरल नेटवर्क जो है वो यार मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद आवाज नहीं जा रही है मेरी। आप लोग आ रही है सर? आ रही है, बस जबरदस्त। अच्छा, तो ये जो न्यूरल नेटवर्क है इसके अंदर जबकि ये फुली कनेक्टेड है, इसके अंदर मल्टीपल नोड्स वगैरह बना सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो जो इसका जो आर्किटेक्चर है वो अभी भी बहुत ही सिंपल है। अच्छा, अभी कंप्लीट है नहीं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ फीड फॉरवर्डिंग हो रही है, यानी कि आपका जो भी डेटा है उसके अंदर हम सिर्फ एक ही ऑपरेशन इंप्लीमेंट करेंगे, एनपी डॉट वाला एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे डब्ल्यू से और उसमें बी ऐड कर देंगे। इसमें अभी नेक्स्ट लेवल जो है वो ऐड नहीं है कि बैक प्रोपेगेशन कैसे होगी। अब अगर हमें क्लासिफिकेशन करनी है जैसे इस एग्जांपल में बताया हुआ है, तो हम उस क्लासिफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं वो चीज हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखनी है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास अगेन एक कोड हमारे पास मिला हुआ है जो हमें क्लासिफिकेशन के लिए यूज करना है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हमें जो है वो यहाँ पर हमने ये एमनिस्ट जो है वो यहाँ पर एक डेटा टाइप है। भाई क्या हो रहा है यार, ये क्यों हो रहा है? अच्छा, तो सबसे पहले जो डिफरेंट चीज जो है वो हमारी यहाँ पर, और वो ये है कि हमने यहाँ पर एक गिटहब की एक लाइब्रेरी बनी हुई है जहां से हम एमनिस्ट का डेटा उठा के लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर इमेजेस भी हैं और लेबल भी हैं। एक्स ट्रेन के अंदर हम जो है वो इमेजेस लेकर आएंगे और वाई ट्रेन के अंदर हम लेबल लेकर आएंगे। ये उसके कोड हैं और उसके बाद जो है हम उसको रीशेप वगैरह कर रहे हैं और उसके ऊपर NPEYI का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये ऐसा मुश्किल कोड है नहीं जिनकी एक्सप्लेनेशन जरूरत है। अब इसके अंदर हम जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पर भी कोड जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है। सिर्फ हमने यहाँ पर अपनी जो फुली कनेक्टेड क्लास को जो हमने न्यूरल नेटवर्क के लिए बनाई थी उसको हमने कॉल कर लिया है और उसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये कोड जो है वो किताब में मौजूद भी है, तो इम्प्लीमेंट भी इसको हम कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ। इसमें कोई ऐसी चीज जो मैं देख रहा हूँ, इसमें अगर मुझे कोई ऐसी चीज नजर आती है जो मुझे लगता है कि थोड़ी डिस्कस करनी चाहिए, वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा। आप लोग भी देखते रहें और अगर कोई इसमें कोई इशू नजर आ रहा है तो मुझे बता दें। जैसे इसमें एक जो चीज है वो ये है कि हमने यहाँ पर नेक्स्ट लेवल के ऊपर हमने न्यूरल नेटवर्क बना लिया है और यहाँ पर सेगमॉइड का फंक्शन हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सेगमॉइड का फंक्शन जैसे कि हम जानते हैं उसकी अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो उसकी जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंटेशन बनती है वो इस तरह बनती है कि हम कोई भी इनपुट लेंगे उसके अंदर 1 में NP एक्सपोनेंशियल उसको माइनस करके
उसके अंदर np एक्सपोनेंशियल से उसका फंक्शन से अप्लाई करके उसमें 1 प्लस करके उसको 1 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास सेगमॉइड फंक्शन की वैल्यू जाएगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट्स एज इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट वेक्टर का साइज भी हम यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं, और हम ये भी पूछ रहे हैं कि भाई हमें हिडन लेयर का साइज जो है वो कैसे बनेगा। तो हमें लिस्ट ऑफ साइजेस मिल जाएंगी कि हर लेयर का साइज जो है वो क्या होगा। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि इसको हम कैसे जो है वो यूज करेंगे इस साइज को। इसके अलावा हमारे पास जो है वहाँ पर एट्रीब्यूट्स में और लेयर के अंदर भी हम ये डेटा को सेव करेंगे। अच्छा, और इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपसे डिस्कस की जाए? साइजेस के अंदर आ गए हैं हमारे पास, नंबर ऑफ इनपुट्स, हिडन लेयर का साइज है और नंबर ऑफ आउटपुट है, ठीक है। सेल्फ लेयर्स हैं, लेयर्स के अंदर हमारे पास अब यहाँ पर हम जो लेयर जो हमने बनाई हुई थी, कहाँ बनाई थी भाई, ये हमने एक वेरिएबल लिया हुआ था। इस लेयर के अंदर जो है वो हम फुली कनेक्टेड लेयर को, यानी कि हम उसकी आपकी क्लास को कॉल कर रहे हैं और इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से इसके अंदर हम इस क्लास को इनिशियलाइज करेंगे। तो फुली कनेक्टेड लेयर को एक मरतबा दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास साइजेस हैं, साइजेस +1 है और सेगमॉइड है। तो इसका मतलब ये 3 चीजें जो है वो हमें यहाँ पर चाहिए होंगी। तो अगर हम यहाँ पर दोबारा अपनी फुली कनेक्टेड क्लास को देखें, कहाँ गई भी क्लास, तो इसको हमें स्टार्ट करने के लिए 3 चीजें चाहिए। इनपुट का चाहिए, लेयर का साइज चाहिए और एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों चीजें हमने बता दी हैं कि जो हमारी लेयर है, नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होंगी, इनपुट फंक्शन क्या होगा और इनपुट का साइज क्या होगा। तो आगे तो नहीं आगे, हाँ। तो हमने अपने लेयर्स के अंदर ये वाला फंक्शंस कॉल करके इस फंक्शन के जरिए जो है वो अपनी कुछ लेयर्स जो है वो बना ली हैं, ठीक है। कितने लेयर्स हैं वो हमने आगे ऑलरेडी मेंशन की गई कि भाई हमें कितनी लेयर्स चाहिए, कितने लेयर्स चाहिए उसके हिसाब से हमने ये जो हमने साइजेस के अंदर जो है इसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि हमें अपनी कितनी लेयर्स या कितनी नोड्स चाहिए लेयर्स के अंदर, वो सारी इंफॉर्मेशन साइजेस में है। इस कोड के जरिए हम वो लेयर्स बना लेंगे और इस वेरिएबल में लाकर सेव कर देंगे। उसके बाद वही फीड फॉरवर्ड का हमारे पास फंक्शन है और इसके अंदर भी जो है हम हर लेयर के फॉरवर्ड को, यानी फॉरवर्ड का फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, वो हम कॉल कर लेंगे। और आखिर में हम रिटर्न एक्स कर देंगे। उसके बाद हमारा ये प्रिडिक्शन वाला फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको इस कोड को समझने में मुश्किल हो रही हो तो आप जो है वो इसकी बुक के कोड भी देख सकते हैं। मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप इस कोड को जो है ना एक मरतबा अगर कोड करके चलाकर देख लेंगे तो काफी चीजें आपसे क्लियर हो जाएंगी। कोई सवाल है तो पूछ लें यहाँ तक। नहीं सलमान, आवाज नहीं आ रही, नॉइस तो आ रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही। चैट पे लिख दो। नहीं सर, गलती से माइक ऑन था। अच्छा ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रिडिक्शन बता दी है। प्रिडिक्ट का फंक्शन जो है वो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो हम एस्टिमेशन के लिए तो हम वही फीड फॉरवर्ड ही लेंगे। अच्छा, और उसके बाद हम एस्टिमेशन के अंदर से सबसे बड़ी वैल्यू निकाल लेंगे और बेस्ट क्लास को रिटर्न कर देंगे। कोई मुझे बता सकता है कि ये काम हम प्रिडिक्शन में क्यों कर रहे हैं जबकि हम ये काम यहाँ पे कर भी चुके हैं?
अच्छा एनीवे यहाँ पर हम इसलिए कॉल कर रहे हैं कि इस वाले लेयर के अंदर ये जो हमने यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया था उसको कॉल नहीं किया था, अब हम इसको जो है यहाँ पर इस फंक्शन को बना रहे हैं, तो ये वाला फंक्शन अब यूज होगा, अब स्टार्ट होगा चलना, एग्जीक्यूशन जो है इस फंक्शन की यहाँ पर हो रही है। और जब ये फंक्शन चल जाएगा और ट्रेन रेन होने के बाद हमें जो भी डेटा है वो लाकर दे देगा, क्योंकि ये सिर्फ फीड फॉरवर्ड है, अभी इसमें बैक प्रोपगेशन नहीं है, तो हम सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर उठा लेंगे और वो रिटर्न कर देंगे, और यहाँ पर हम उसकी टेस्टिंग एक्यूरेसी वगैरह नोट कर लेंगे। तो ये एक छोटी सी बहुत ही क्रूड स्टाइल की एग्जांपल है जिसके जरिए हम जो है वो अपना न्यूरल नेटवर्क जो है वो अपने कोड के जरिए बना रहे हैं। मुझे ये लगा था कि अगर हम इस तरह की प्रैक्टिस करें तो हमें न्यूरल नेटवर्क की कुछ बातें जो है वो समझ में भी आएंगी और याद भी हो जाएंगी, जो हम अपने एग्जाम में भी और अपने किसी इंटरव्यू में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने एक सिंपल नेटवर्क भी बनाया था, याद होगा आपको, और उसके जरिए हमने एक अपना क्लासिफायर बना लिया था। ये हमारा जो है सिंपल नेटवर्क की क्लास हमने बनाई थी अभी पिछली पेज के ऊपर, उसको अब हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर कॉल कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। हमने ये सिंपल नेटवर्क कॉल किया, उसको हमने अपना डेटा दिया, नंबर ऑफ क्लासेस दी, और यहाँ पर ये इनपुट दे दिया। ये जो ये वाला इनपुट है ये क्या है, कोई बता सकता है? नहीं बता सकते तो हम पीछे जाकर देख लेंगे। तो तीसरी वाली चीज थी वो थी हिडन लेयर का साइज। तीन चीजें थी ना यहाँ पर, तो तीनों चीजें जो है वो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ। हिडन लेयर का मैंने यहाँ पे साइज बता दिया है कि 64 और 32 होगी, यानी कि दो हमारे पास लेयर्स हैं और हर लेयर्स के अंदर पहले 64 है और उसके बाद 32 है। और उसके बाद जो है मैं इन्हें इसको एमनिस क्लासिफायर का नाम दिया हुआ है, और इसकी मैं इवैल्यूएट इसको एक्यूरेसी कर रहा हूँ, और मैंने इसकी एक्यूरेसी जो है वो प्रिंट कराई, तो ये काफ़ी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी आ गई है, 12.06। ठीक है जी। और उसकी वजह यह है कि अभी तक हमने इसके अंदर कोई बैक प्रोपेगेशन, कोई ग्रेडेड डिसेंट कुछ भी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर था उसकी बेस के ऊपर जो है वो हमने कैलकुलेशन करके बताने की कोशिश की है कि भाई किस तरह से हमारी कैलकुलेशन होती है। इसके अंदर कोई भी जो है अभी तक बैक प्रोपेगेशन, ग्रेडियंट डिसेंट यानी ऑप्टिमाइजर और लॉस और इस तरह की जो लॉस फंक्शन तो इसमें इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन कोई भी ऑप्टिमाइजर जो है वो इसमें इम्प्लीमेंटेड नहीं है। और हमने इसके अंदर जो है वो फंक्शन भी एक ही इस्तेमाल किया हुआ है सेगमॉइड का, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके सामने आ गया है। ठीक है, उसके बाद जो है ये कोडिंग के बाद जो कि बिल्कुल रॉ किस्म की है, हम तो टेंसर फ्लो इस्तेमाल करते हैं वैसे, तो यहाँ पर हमारे पास लर्निंग स्ट्रेटेजीज हैं, सुपरवाइज लर्निंग हमारे पास है। ये अब दोबारा हम उस थ्योरी के ऊपर आ गए, रिइंफोर्समेंट लर्निंग है। और यहाँ पर हम जो है इवेल्युएटिंग द लॉस, अगर हमें पता करना है कि भाई हमारी एक्यूरेसी मतलब एक्चुअल से दूसरे वाले को मैच करना है तो हम कैसे करेंगे, उसका कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं। ठीक है, और उनके नाम वगैरह भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। ये वाला पैराग्राफ जो है ये अगर आप लोग पढ़ लें, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ें, और देखें कि 2 मिनट है और 2 मिनट में पढ़ के मुझे बताएं ये वाली चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपको, ये वाला पैराग्राफ। ठीक है जनाब, तो इसमें मेन चीज ये आपको बताई गई कि हम L2 लॉस जो है वो इस्तेमाल करते हैं यूजुअली। और इस वो L2 लॉस जो है वो क्या होता है, और वो ये होता है कि आप जो है जो एक्चुअल आपका आउटपुट होता है यानी लेबल होता है
उसमें से जो आपने अभी लेबल जनरेट किया होता है उसको माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर निकालते हैं, उसका सम कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं L2 लॉस। ये मैथमेटिकल तरीके से लिखा हुआ है, उससे पहले अभी हमने प्रोग्रामिंग के अंदर देखा था वो हमारे पास एक्चुअल तरीके से भी था। इसके अलावा यहाँ पर देखिए L1 लॉस भी है जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये भी काफी आसान है। इसमें सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल आउटपुट है या एक्चुअल लेवल है इसको हम कह रहे हैं ट्रू। सही है, ट्रू में से हम ये माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 में से जो आपने लेबल प्रिडिक्ट किया है उसको माइनस कर दें आप, और उसको उसके ऊपर लॉग फंक्शन अप्लाई कर दें। उसके बाद जो है 1 में से आप जो है माइनस करें जो आपका एक्चुअल लेबल है। मिसाल के तौर पे वो 1 है तो 1 में से 1 माइनस कर देंगे, और ये जो आपका आया हुआ है इसको भी उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप यहाँ पर तो ये काम किया आपने, उसके बाद जो किया माइनस करने के, ये यहाँ पे माइनस का फंक्शन अप्लाई करेंगे आप एक्चुअल वाले लेवल में से, और आपका जो अपना प्रेडिक्टेड लेवल है उसका भी लॉग जो है वो निकालेंगे और एक्चुअल वाले को डायरेक्ट बगैर लॉग निकाले मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ माइनस इसलिए लगा हुआ है कि ये जब हम नेचुरल लॉग का फंक्शन अप्लाई करते हैं तो जो आउटपुट मिलता है वो ऑलरेडी माइनस में ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दिया है। और ये हर वैल्यू के लिए, मिसाल के तौर पर इमेजेस के अंदर तो पिक्सल्स होते हैं ना, तो एक एक पिक्सल्स के लिए या एक एक वैल्यू एक एक लेबल के लिए जो है, जितने भी लेबल होंगे उन सब के लिए जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ये हम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी जो है वो निकालेंगे। इस पूरे के पूरे फंक्शन को बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी हम कहते हैं, और इसके साथ जो है इन दोनों को हम जो है वो एंड करेंगे तो हमारे पास L2 L1 जो है लॉस आ जाएगा। तो ये दोनों लॉस जो है ये भी हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। अब ये लॉस है ये ना सिर्फ हम न्यूरल नेटवर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि अगर हम कोई और मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम भी चला रहे हो तो वहां पर भी अगर हमें लॉस कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से हम लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों चीजें आपके सामने है, L2 लॉस और L1 लॉस। L1 के अंदर आप देख सकते हैं L2 लॉस से मिलती जुलती चीज जो है वो यहाँ पर L2 L1 लॉस में भी इस्तेमाल हो रही है। फर्क ये है कि यहाँ पर बजाय ये कि ये स्क्वायर किया जाए, यहाँ पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ तक कोई सवाल करना है तो पूछ लें। मुश्किल तो नहीं लग रहा? कोई अपनी राय देना चाहेगा इस बारे में कि सर ये फार्मूला मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है? सर ये तो स्टैटिक फॉर्म में है ना। हाँ हाँ, तो मतलब हम तो प्रोग्रामिंग में इस तरह अप्लाई नहीं कर सकते इसका। अच्छा, आप मुझे बताओ, इसे पूछ रहा था कि अगर आपको प्रोग्रामिंग में अप्लाई करना हो तो कैसे करोगे? ऐसी में सवाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक एरे होगा जिसमें आपने अपना आउटपुट जनरेट करा के रखा हुआ होगा, और एक एरे होगा जिसमें एक्चुअल आउटपुट होगा जिसको हम वाई ट्रेन कह रहे थे, याद है? अगर आप पीछे आए तो सर जब फॉर्मूला तो एक ही रहेगा तो इसका कोई फंक्शन डायरेक्ट नहीं बना हुआ हमारे पास जो हम यूज कर लें, क्योंकि हमारे पास तो पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है ना, हमारे पास तो पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है ना टेंसर फ्लो के नाम से। उसके अंदर आप लॉस का बता दें कौन सा लॉस चाहिए, क्रॉस एंट्रोपी चाहिए। सही 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 क्रॉस एंट्रोपी दे देता है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें ये इवेलुएट के अंदर आप क्या कर रहा है, देखो ये वाला इवेलुएशन का फंक्शन है ना, ये तो बहुत ही सिंपल है। ये क्या कर रहा है, दोनों को मैच कर रहा है। अगर ये दोनों इफ बराबर है तो ये बंद कर देगा। ये अभी यहाँ पर हमने लॉस फंक्शन लगाया हुआ है, कह रहा है अभी आगे लगेगा। इसका मतलब है कि आगे अभी हमें ये कोड में जाकर दिखाएगा कि इस कोड को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। नहीं इंप्लीमेंट किया जाता तो फिर हम खुद सोचेंगे कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इससे हम यहीं से समझ लेते हैं थोड़ा सा कि इसके अंदर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास दोनों वैल्यू मौजूद है। एक्स वैल्यू की जो है ना वो वैल्यूडेशन है, और वाई की वैल्यूडेशन भी मौजूद है। ये दोनों जो है वो मेरे पास डेटा मौजूद है। ये जो है वाई के अंदर आपके पास लेबल मौजूद है। ये वो जो लेबल है जो
हमें दिया गया है, और ये इसके अंदर जो है जो लेबल जो है वो हमारे पास आ रहा है वो भी है। इसको अभी आप लोग और कैसे समझाऊं, रुक जाओ एक मिनट। डिंग 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 डिंग, और पीछे क्या, देखो ये वाइट ट्रेन के अंदर जो है हमारे पास क्या मौजूद है, लेबल मौजूद है पहले से। और जब हम अपना प्रोसेस चलाएंगे तो हमारा जो लेबल है वो किसी और एरे के अंदर मौजूद होगा। शायद ये एक्स वैलिडेशन में किसमें होगा यार, ये देखो नजर आ रहा है यहाँ पर, गैस कर सकते हो वो जो हमारे जो एक्चुअल डेटा है वो किसमें आएगा। इवेलुएट एक्यूरेसी प्रिडिक्शन के अंदर आ गया। प्रिडिक्ट के अंदर हम ये कर रहे हैं मैक्स एस्टिमेशन बेस्ट क्लास तो हम यहीं से निकाल रहे हैं, ठीक है। हम सेल्फ के अंदर प्रिडिक्ट लगाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि ये कोई इस ये जो सेल्फ प्रिडिक्ट दे रहे हो ना, ये वाला प्रिडिक्शन फंक्शन जो है ये वाला, ये आपको कोई ना कोई वैल्यू आउटपुट देगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये जो फंक्शन है ये आपको कोई ना कोई आउटपुट देगा, और जिसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा प्रिडिक्टेड लेबल होगा। गॉट इट? जो प्रिडिक्शन का फंक्शन है वो हमें क्या रिटर्न करेगा, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें से डायरेक्ट कर लिया, बजाय इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करने के, इसने यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। तो ये जो प्रिडिक्शन का फंक्शन है सेल्फ डॉट प्रिडिक्ट, ये आपको कोई ना कोई वाई लेबल प्रिंट करेगा। आप इस वाई लेबल को एक्चुअल वाई से यानी लेबल से जो है वो मैच कराएंगे। ये आपको प्रिडिक्टेड आउटपुट देगा और आप इसको मैच कराएंगे एक्चुअल से। तो यहाँ पर तो और कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पर वो सिर्फ ये कर रहा है कि अगर दोनों मैच कर गए तो ठीक है, वरना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है इसके अंदर L2 नॉर्म के अंदर, अबे कहाँ गया, आ जाओ भाई, ये L2 नॉर्म के अंदर और L1 नाम के अंदर, हम पहले L2 इसके अंदर जो है जो भी आपका आउटपुट है माइनस करने के बाद इसको स्क्वायर निकाल रहा है। क्या कर रहा है वो? स्क्वायर करेगा, स्क्वायर निकाल रहा है। और स्क्वायर निकालने के बाद जब सबका वैल्यू को, मतलब अब वो दोनों में कोई माइनस भी हो सकता है प्लस भी होता है, दोनों का स्क्वायर निकालने के बाद सम कर देता है। तो आखिरी में हमारे पास सिंगल वैल्यू आती है। क्योंकि हमने ये शायद आप लोगों को याद हो, पढ़ा होगा कि नॉर्मलाइज न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमें आखिरी में लॉस की सिंगल वैल्यू चाहिए होती है, ताकि हम डिसीजन ले सकें कि हमें ग्रेडियंट डिसेंट के हिसाब से लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है। तो इसलिए हमें सारी वैल्यू को जो है वो सम करके एक लॉस वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर भी देख लें और यहां पर भी देख लें। ये क्या कर रहा है, दोबारा मैं इसके पर जा रहा हूं। ये जो है नंबर ऑफ करेक्ट वैल्यू बता रहा है, लेकिन देखो इसके अंदर ये एक सिंगल वैल्यू नहीं दे रहा है, ये हर इंडिविजुअल वैल्यू को कंपेयर कर रहा है और वो बता रहा है कि भाई आपकी वैल्यू सही है या नहीं है। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से माइनस हो रही है, माइनस हो रही है, फिर उसका स्क्वायर हो रहा है, फिर उसका सम हो रहा है। तो हम जो प्रोग्रामिंग की हुई है और ये वाला काम में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है। अब अगर उसके अंदर हम जो हमारी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसको हम 1 में से माइनस कर दें, फिर लॉग ले लें उसका। यहाँ पर ये जो मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, इसमें यहाँ पर मैं इस जगह पे 1 लगा दूं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ 1, सॉरी, ये यहाँ पर जो है मैं 1 में से इसको माइनस कर दूं, इसको यहाँ पर एक और लगाकर, सही है। और लॉग कहाँ लगेगा, पहले लगेगा बाद में लगेगा? तो शो नहीं या हो रहा एनपी लॉग, मुझे याद नहीं आ रहा वहां पर एनपी लॉग का फंक्शन जो है। सर, कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा स्क्रीन पे, और अब आपकी सिर्फ वो बुक शो हो रही है, कोई एनोटेशन शो नहीं हो रही।
अच्छा, तो हम ये बात कर रहे हैं कि इट्स आल्सो कॉमन पीपल टू डिवाइड द लॉस बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द वेक्टर दैट इज कंप्यूटिंग द मीन इंस्टेड ऑफ द सम। ये भी एक अप्रोच है आपके पास कि अगर आप जो है वो आखिरी में डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन स्क्वायर एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो ये आपका L1 और L2 का एवरेज वर्जन आ गया। यहाँ से कुछ हम चीजें ऐसी सीख रहे हैं जो हमें बाद में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में काम आ सकती हैं, थ्योरेटिकल चीजें हैं। फॉर नाउ वी विल स्टिक L2 लॉस एज एन एग्जांपल। हम यहाँ पे सम करेंगे और आगे चीज नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर बैक प्रोपेगेशन पे जा रहे हैं, जो आपने काफी पढ़ा हुआ होगा, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन इसमें सिर्फ 2-3 चीजें जो है वो हमें सीखनी है, और वह है डेरिवेटिव्स। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे जो डेरिवेटिव्स है या ग्रेडियंट डिसेंट है वो हमें किस तरह फिर काम आएगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ रही होगी पिक्चर। तो ये dp डिवाइडेड बाय dl, ये कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? फर्स्ट डेरिवेटिव है ना सर ये? यहाँ पर d ऑफ l और d ऑफ p का क्या मतलब है? लॉस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, पैरामीटर के रिस्पेक्ट से हाँ, लॉस ये का हमारा है डेरिवेटिव ले कि रहे हमारा लॉस है, ये हमारे पास लॉस है, हमें ये देखना है चेंज ऑफ लॉस, लॉस में कितना चेंज आया है, और हमारा जो पैरामीटर है उसके अंदर क्या चेंज आया है। यानी कि जब हमने पैरामीटर में जो चेंज किया तो उसका इम्पैक्ट लॉस के ऊपर क्या आया। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है ये जो है वो डेरिवेटिव की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। इसको हम ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। किसी को सर ये समझ माइनस में नहीं आ रही? dl है? हाँ, ये माइनस है, ये माइनस लगाया हुआ है, यानी कि ये जो माइनस इसलिए लगाया हुआ है कि जो चेंज ऑफ लॉस जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है पैरामीटर के अंदर चेंज से। ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, विद a -1 coefficient since the gradient indicate the direction of increasing of the function while we want to minimize it। तो हमें इसको इनवर्स की तरफ जाना है। कोएफिशिएंट हमें बताता है कि फंक्शन को इंक्रीज करने के क्या होना चाहिए, लेकिन हमें क्योंकि उसके आगे अपोजिट जाना है तो हम यहाँ पे -1 लगा देंगे, यानी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या दूसरे अल्फाज में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं समझ में आई बात? सर ऑपोजिट रिजल्ट चाहिए हमें, इसलिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। हाँ, असल में होता यह है कि आपको डेरिवेटिव या चेंज जो है वो बताता है कि आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीज किस तरफ हो रहा है। तो आपने क्या किया, आपको तो उसकी अलग डायरेक्शन में जाना है, हमें आपको फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू को इंक्रीज या बढ़ाना नहीं है बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर उसको माइनस कर दिया। दूसरे अल्फाज में फंक्शन जो है उसका जो डेरिवेटिव या चेंज जो है हम उसकी अगेंस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि अगर जो है हमारा पैरामीटर के बढ़ाने से, हमारे पैरामीटर के बढ़ाने से वैल्यू बढ़ रही है तो हम उसके अपोजिट में चले जाएंगे, हम पैरामीटर की वैल्यू कम करने लगेंगे। सही है। और अगर हमारे पैरामीटर की वैल्यू जो है कम करने से जो है वो हमारे जो लॉस की वैल्यू बढ़ रही है तो हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, यानी कि अगर हमारा पैरामीटर जब में इंक्रीज करें तो लॉस कम होगा तो हम इसकी उल्टी डायरेक्शन में चले जाएंगे। सॉरी, अगर हमारे पैरामीटर में जब हम इंक्रीज करें और लॉस ज्यादा बढ़ेगा तो हम पैरामीटर को कम कर देंगे, और पैरामीटर को डिक्रीज करने से लॉस ज्यादा होगा तो हम उसकी जो भी डायरेक्शन होगी हम उसकी उल्टी तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हम जो है अपने लॉस की वैल्यू कम करना चाह रहे हैं। सर अगर हमारे पास मतलब पैरामीटर बढ़ाने से लॉस इंक्रीज हो रहा है तो हम नेगेटिव की तरफ चलाएंगे, ये ऐसा है? इसको हम ऐसे देखें कि अगर हमारा पैरामीटर बढ़ाने से लॉस इंक्रीज हो रहा है तो हम उसके इनवर्स पोजीशन में चले जाएंगे। सही बात है, सही है सर। और अगर सर हमारा जैसे हमने पैरामीटर डिक्रीज किए और लॉस भी डिक्रीज हो गया तो हमें नेगेटिव डायरेक्शन जाने की जरूरत तो नहीं है? फिर नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू आएगी वो माइनस में होगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? सही सही, प्लस हो जाएगा। अगर दोनों वैल्यू आपके पास आ जाती हैं मतलब तो आपके पास जो है वो आपको माइनस करना होगा, यानी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो माइनस डायरेक्शन में चले जाएंगे, और अगर वैल्यू माइनस में आ रही है तो यहाँ पे माइनस की होने की वजह से आप पॉजिटिव में ही रहेंगे।
अच्छा, ये वैल्यू जो है ये आप एक एक पैरामीटर के लिए करेंगे। अब हमारे पास तो पैरामीटर बहुत सारे होते हैं ना, यानी कि अगर मेरे पास एमनिस्ट की बात करूं तो 784 पिक्सल्स है, तो मुझे ये काम 784 टाइम करना पड़ेगा। ये वाली चीज यहाँ पर मेंशन की हुई है, इसको आप लोग और समझ लें। कोई इसको पढ़ सकता है मेरे लिए? मैं पढ़ दूं सर? हाँ पढ़ते। The question now is how can we compute all of these derivatives? The slope value as a function of each parameter. This is where the chain rule comes to our aid. Without going too deep into calculus, the chain rule tells us that the derivatives with respect to parameters of a layer k can be simplified computed with the input and outputs value of that layer x comma y, xk comma yk, and the derivatives of the following layers k plus 1 more formally from the layer for the layers weight w k we have the following. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जब आप न्यूरल नेटवर्क की थ्योरी में जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को कितने मसाइल का शिकार होना पड़ता है। आपको ऐसी ऐसी चीजें समझनी पड़ती है जिनको आपको सुनते ही या पढ़ते ही जो है वो घबराहट शुरू होने शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि भाई हमें हमारे पास 784 पैरामीटर्स हैं और हमें 784 पैरामीटर्स का डेरिवेटिव निकालना है ताकि हम अपना ग्रेडियंट डिसेंट वाला काम कर सकें, ऑप्टिमाइजर को दे सकें लॉस वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए हमारे पास चेन वैल्यू जो है, चेन रूल जो है वो हमारे पास नजर आती है। कि इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज हैं ये यहाँ पर देखें, अगर हमें डेरिवेटिव ऑफ के का निकालना है तो वो हमारे पास इस पूरे फंक्शन के थ्रू कंट्रोल हो रहा होगा। अब इसको मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, इसको आगे चल के थोड़ा सा देखते हैं, वरना फिर दोबारा जो है वो इसको समझने की कोशिश करेंगे। सर ये पूरा एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का। सही बात है, चेन रूल वाला। तो अभी इसको देखते हैं यहाँ पे इसकी प्रोग्रामिंग जो है वो कैसी हो रही होगी देखते हैं यहाँ पर। तो प्रोग्रामिंग से हो सकता है इसकी समझ में आ जाए ना, तो अभी इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा वरना इसमें बहुत ज्यादा टाइम हमारा लग सकता है। मैं देखूंगा कि इसको कोई आसानी से कोई एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो वो आपसे शेयर कर दूंगा। ये सर अभी पिछले सेमेस्टर पढ़ी थी सर, तकरीबन 3 से 4 क्लास में कवर हुआ था ये टॉपिक। अच्छा ठीक है, अब इसके अंदर देखें यहाँ पर लेकिन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर एल और ये नॉट एल और अपोस्ट्रोफी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ आगे यार ये k plus 1 is the derivative that's computed for the layer k plus 1 and with respect to the input k1 while compressing with the function fk being derivative of the k being transpose of the node z represent the result of the weighted sum, and this is for the input of the define the layering neuron together section. Finally the dot symbol represent the element wise multiplication between two vector matrix. This is also known the head-mud product, also known following. This is basically consists of multiplying the element pairwise. अच्छा, तो ये बता रहा है कि आप जो है ये कैसे नंबर पेयरवाइज कर देंगे। अब बैक टू द चेन रूल, ये डेरिवेटिव जो है रिस्पेक्ट टू द बाइस कैन बी कंप्यूटेड सिमिलर। अब ये वाली चीजें जो है मैं इसकी आपको आधी चीजें मुझे समझ में आ रही हैं और आधी चीजें इसकी समझ में मुझे भी नहीं आ रही, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे इसके फॉरवर्ड करता हूँ और इसको देखते हैं कि इसकी जो है वो कैलकुलेशन यहाँ पर कैसे हो रही है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आए थे कि हम इस कैलकुलेशन को कंप्यूटर में कैसे जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे ये कह रहा है कि द कैलकुलेशन में लुक कॉम्प्लेक्स बट वी ओनली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर रिप्रेजेंट व्हाट दे आर रिप्रेजेंट। वी कैन कंप्यूट हाउ ईच पैरामीटर इफेक्ट द लॉस रिकर्सिवली layer by layer going backward using the derivative for the layer compute by the derivative for the previous layer.
तो हमें जो है वो यूजिंग द डेरिवेटिव जो है वो लेयर निकालना है टू कंप्यूट द डेरिवेटिव फॉर द हम जो है वो करंट लेयर का डेरिवेटिव निकालेंगे ताकि हम पिछली लेयर का डेरिवेटिव भी निकाल सकें. द कॉन्सेप्ट आल्सो इलस्ट्रेटेड बाय द रिप्रेजेंटिंग न्यूरल नेटवर्क एज कंप्यूटेशनल ग्राफ. That is a graph of mathematical operation chained together. The weighted sum of the first layer is performed and its result passed to the first activation function. Then its own output is passed the operation of the second layer and so on. Therefore, computing the result of the whole neural network with respect of some input consists of forwarding data of the computer while going to the derivative respect of the each the propagated result lost through the this. Hence the term back propagation. To start the process. अच्छा, अब इसके अंदर काफी ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो क्या करें इसको हमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर कोई चीज हमारे काम की है जिसको हम इम्प्लीमेंट भी कर सकें या इसको बस छोड़ दें और बाद में इसको देख लेंगे कि इसको जो है कैसे फर्दर एक्सप्लेन किया जा सकता है ना. मैं देखूंगा इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन या कोई वीडियो या कोई आर्टिकल मिलेगा तो आप लोगों से शेयर कर दूंगा. ये असल में काफी मुश्किल लग रहा है मुझे एक्सप्लेन करना और आप लोगों को भी समझना, तो आप लोग इसको अलग से देखिएगा, फिर इसको सोचते हैं कि इसके लिए क्या किया जाए. इसको अभी हम इसको एज इट छोड़ रहे हैं. सर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बस बता दें सर, मतलब जो भी है बैक प्रोपगेशन क्या होती है, इसको पूरा पढ़ के बस सर बहुत टाइम लग जाए और मुश्किल भी लग रहा है सर ऐसे पढ़ना. तो हाँ, असल में मसला ये है कि इसमें जो दिखाया गया है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से है. इसको मैं अगर आसानी से समझूं तो इसमें ये है कि भाई जो चेन रूल ये होता है कि आप जो है वो इंडिविजुअल पिक्सल का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और उसको निकाल कर आपस में जो है वो जमा करते हैं और उसके बाद जो है उसकी मदद से पिछले वाली लेयर का जो है वो चेन रूल जो है वो हम निकालते हैं. तो मैं अभी आप लोगों को खुद भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ. मैं इस वाले टॉपिक को बाद में एक्सप्लोर किया जाता हूँ. हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और इसकी केमिस्ट्री के चेन रूल की तरह तो नहीं है कि एक के साथ दूसरी चेन बनती जाएगी, एक साइड रिएक्शन होता रहेगा. मैं इसको आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है. तो अभी तक जो है वो हम इसके अंदर सिर्फ ये आ जाते हैं कि भाई हमारे पास जो है इसका एल्गोरिथम जो है वो कैसे काम करता है. ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं. अब हम ये देखते हैं कि भाई हमें डेरिवेटिव कैसे निकालना है, वो हम बाद में देखेंगे. हमें ये पता है कि किसी ना किसी तरीके से हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो निकल जाएगा. ठीक है. अच्छा, ये वाला फंक्शन आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलो छोड़ो अभी इसको. अभी हम यहाँ पे देखते हैं. हम ये कहते हैं कि भाई हमने क्या किया, सिलेक्ट किया है एंड नेक्स्ट ट्रेनिंग इमेजेस एंड फीड देम टू द नेटवर्क. हमने नेटवर्क के अंदर इमेजेस फीड की. उसके बाद कंप्यूट एंड बैक प्रोपेगेट द लॉस यूजिंग द चेन रूल टू गेट द डेरिवेटिव विद द रिस्पेक्ट ऑफ द पैरामीटर. ये हमने किया. अपडेट द पैरामीटर विद द वैल्यूज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव. हमने अपनी वैल्यूज को अपडेट किया. रिपीट 1 2 3 ओवर द होल ट्रेनिंग सेट. ये सारे के लिए किया. Repeat step 1 to 4 until convergence or until a fixed number of iteration. जब तक हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट नहीं मिल गया या हमारी चीजें जो हैं वो खत्म हो गई. तो ये वाला काम जो है वो हमें करना है. अब इसके लिए जो है ये हमें समझाया गया कि भाई वन आइटरेशन ओवर द होल ट्रेनिंग से स्टेप 1 to 1 कॉल्ड epoch. If n is equal to 1, the training sample is randomly selected among the training images. This is process called stochastic gradient descent, जो हम पहले देख चुके हैं, which is easy implement and visualize but slower or noisier. People tend to prefer mini batch or stochastic gradient descent is applied using larger and value limited by capability of the computer so that the gradient is average over the mini batch एंड सिंपल. ये वाली चीज जो है ये हमने पहले भी डिस्कस कर ली है. तो आप ये एक मरतबा पढ़ लें 2 मिनट में, फिर मैं इसको थोड़ा सा समझा दूंगा और आगे चलाएंगे. सिर्फ इसमें ये कह रहा है कि हम जो है हमारे पास एक ट्रेनिंग सेट है जिसके अंदर जो है वो हमें
एंड ट्रेनिंग सेट लेना है और उसको अपने नेटवर्क में डाल देना है, उसके बाद प्रोपेगेट करना है, कंप्यूटेशन उसका बैक प्रोपेगेशन कंप्यूट करना है, और उसके बाद जो है वो पैरामीटर अपडेट करना है। और ये जो है ये पूरे के पूरे ट्रेनिंग सेट के लिए हमें ये करना है। अगर जो है यहाँ पर दोबारा देख लें, हमें सिलेक्ट करना है एंड नेक्स्ट ट्रेनिंग इमेजेस, यानी हमारे पास 1 2 3 4 या 10 या 20 जो भी है, एन वैल्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमने मिसाल के तौर पर 10 वैल्यू ली, 10 इमेजेस ली और उनको हमने फीड किया, और फीड करने के बाद ये सारा काम जो है वो पूरे ट्रेनिंग सेट के लिए हम बार बार करते हैं। हमारे पास 1000 इमेजेस हैं, हम 10-10 करके ये काम कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर n 1 के बराबर होगा, इसका मतलब है कि एक वक्त में हम एक इमेज को प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसको नाम देंगे स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डीसेट का, जिसको हमें समझना और चलाना आसान है, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है और इसके अंदर एरर या खराब डेटा भी बहुत आता है। तो इसके लिए हम जो है वो मिनी बैच वाला करते हैं, जिसके अंदर जो है वो हम n की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा रखते हैं। वो 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 50 हो सकती है। किसी को याद आ रहा है कि जब हम क्वार्टर 2 कर रहे थे तो उसमें नॉर्मली तौर पर n की वैल्यू क्या होती थी? मिनी बैच के अंदर क्या वैल्यू रखते थे हम इमेजेस की? कितने, कुछ याद आ रहा है? मेरे ख्याल से 28 होती थी, एक वक्त में 28 इमेजेस प्रोसेस करते थे। Am I right or wrong? 32 कुछ इस तरह ही थी सर। मेरे ख्याल से 28 इमेजेस जो है वो एक वक्त में हम प्रोसेस करते थे। और जाकर देखना किताब को, ये रिवीजन क्लासेस का मतलब ये है कि आप किताब पढ़ सकते हैं पिछली बार जाकर। तो सर 28 मतलब कि मखसूस है ये नंबर के, यही रखनी? नहीं, मखसूस नहीं है, उसमें एग्जांपल थी। ये कह रहा है भाई कुछ भी ले सकते हो, डिपेंड अपॉन, ये देखना लिमिटेड बाय द कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर। कि एक वक्त में जैसे अगर आपके पास जीपीयू वगैरह लगा हुआ है, तो आपको जीपीयू तो याद है ना कि एक वक्त में जो है वो मिसाल के तौर पे एक छोटा सा जीपीयू भी लगा हुआ है, तो एक वक्त में वो 784 या 1000 उसमें CUDA कोर है, तो एक वक्त में वो 1000 कैलकुलेशन एक साथ कर सकता है। तो आपके लिए बड़ा आइडियल है कि वहां पर आप जो है वो एक वक्त में 1000 इमेजेस एक साथ प्रोसेस करा दें एक बैच। सर अगर एनवीडिया का नहीं है कार्ड, कोई भी नॉर्मल दूसरा कार्ड भी, उसमें भी मिलेगी हमें? यार एनवीडिया के अगर कार्ड नहीं है तो उसके ऊपर टेंसर फ्लो तो नहीं चल सकती, और इसके अलावा उसको देखना पड़ेगा क्या उसके अंदर जनरल पर्पस जीपीयू प्रोग्रामिंग पॉसिबल है या नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो सर मतलब ग्राफिक कार्ड जो भी लें वो ये देख के ले। हाँ, ये मैं देखता हूँ जरा। लैपटॉप में मसला ये है कि एक्सटर्नल लगता भी नहीं लैपटॉप में, और कंप्यूटर फिर ये भी मसला है। ग्राफिक कार्ड दैट सपोर्ट जनरल पर्पस जीपीयू प्रोग्राम। सर ये बिटकॉइन माइनिंग भी के जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग में आएगी? यार ये जो बिटकॉइन माइनिंग है उसके अंदर जो है वो यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो जीपीयू ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग वाले जो है वो भी जीपी प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, लेकिन उन्होंने इसके अंदर क्योंकि वो ये नहीं कहते कि भाई आपके पास ग्राफिक कार्ड कौन सा होना चाहिए, तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि कोई लो लेवल लैंग्वेज लिखकर इसके अंदर इसको एक नॉर्मल कार्ड को भी आप किसी नॉर्मल कार्ड से भी जो है वो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लो लेवल पर जाकर सी लैंग्वेज के अंदर लो लेवल कोड लिखने पड़ेंगे। तो उसके बाद फिर आप उसको जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, पाइथन वगैरह में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने मेरे ख्याल से जो है ना वो कोड लिखे हुए हैं, तो इसलिए उनका जो माइनिंग के लिए जो है वो अपना ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल कर लेता है। मैं जब यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे ज्यादातर एनवीडिया के ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से एनवीडिया ने ये बनाया था, तो अभी तक एनवीडिया ने शायद इसको वो भी नहीं किया हुआ। अब आप भी ढूंढिएगा क्या कोई ऐसा कार्ड है अदर देन, अब ये ओपन सोर्स के ऊपर भी आ गए, मतलब इसको हमने जीपी प्रोग्रामिंग को ओपन सोर्स भी किया हुआ है, उसमें देखते हैं शायद कुछ हो।
एनीवे, बैक टू द पवेलियन। अच्छा, अब अभी तक जो है वो हमने क्या किया हुआ था कि हमने अपना नेटवर्क जो है वो फीड फॉरवर्ड के हिसाब से बनाया हुआ था, उसमें बैकवर्ड नहीं था। तो अब उसके अंदर हम बैकवर्ड बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखें, हम एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो यहाँ पर डाल रहे हैं और बैक प्रोपेगेशन के लिए हम यहाँ पे देखें DL DY और DL ZY। अब यहाँ पर ये DL ZY वगैरह कैसे होगा, यहाँ पर आप कैलकुलेशन के ऊपर हम यहाँ पर देख लेंगे कि यार ये कैसे होगा। ठीक है, तो DW यहाँ पर ये सब चीजें यहाँ पर आ रही हैं। इसको जरा आप लोग देखें कि क्या ये आप लोगों को ये इसके कोड समझ में आ रहे हैं कि इसके अंदर बैकवर्ड प्रोपेगेशन कैसे हो रही है। फार्मूला तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये DL या DZ जो है, DL मल्टीप्लाई बाय DZ डिवाइडेड बाय DZ कैसे होगा कि आप DL को DY से, अभी हम देखेंगे DY क्या है, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे DY को DZ से और 1 में से माइनस कर देंगे K ऑफ 1 और F। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास DL और DZ क्या है। यहाँ पर देखें D और DZ जो है वो हमारे पास है DL DY और DY DZ। अब DY DZ कैसे हमने निकाला है, DY DZ जो है वो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है। जैसे मिसाल के तौर पर सेगमॉइड है, तो हम जो हमारा सेगमॉइड फंक्शन है वो हमारा DL DY DZ है। ठीक है, और DL DY जो है वो हमारे पास कहीं से बाहर से आएगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अपने एक्टिवेशन फंक्शन की जो वैल्यू होगी हम अपने y को, यानी कि हमारा जो आउटपुट है उसको हम एक्टिवेशन फंक्शन से गुजारेंगे और उसकी वैल्यू को हम इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ये वाला वेरिएबल हमारे पास इनपुट पैरामीटर के तौर पर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास DL DZ आ गया, यानी ये वाली चीज हमारे पास आ गई। इस पूरे फंक्शन से हमारा ये काम होता है। ठीक है जनाब, और DZ और DY जो है हमारे पास, यानी D ऑफ Z डिवाइडेड बाय D ऑफ Y जो है वो हम कैसे निकालेंगे कि हम X जो हमारे पास जो इनपुट है उसको ट्रांसपोज कर देंगे और DZ डिवाइडेड बाय DX के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है वो W को ट्रांसपोज कर देंगे और हमें जो DZ पर DY निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो है वो 1 बना देंगे यहाँ पे शेप में। ये एक वंस का वेक्टर है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि DL और DY को हमें कंप्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे कि DZ और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब DZ और DW क्या है, DZ और DW ये है जिसके अंदर हमने क्या किया है, अभी तक सिर्फ W को ट्रांसपोज किया है। इसी तरह DL और DZ क्या है, DL और DZ ये है जो हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो इन दोनों को हम डॉट करेंगे तो हमारे पास DL ऑफ DW आ जाएगा हमारे। इसी तरह हम जो है वो DL और DX को कैलकुलेट कर लेंगे और आखिर में हमारे पास ये जो है ये हमारा डेरिवेटिव है। तो इसके अंदर हम जो है ये प्लस डिवाइड और मल्टीप्लाई करके हमारे पास डेरिवेटिव निकल कर आ जाएगा। प्रोग्रामिंग में ये थोड़ा सा आसान हो रहा है। इसमें कोई चीज प्रोग्रामिंग के हवाले से समझ में नहीं है तो पूछने के सर ये क्या चीज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इसकी मैथमेटिक्स समझने से बेहतर है कि आप लोग जो है वो इसकी प्रोग्रामिंग समझे, तो शायद आप लोगों को ये चीज आसानी से समझ में आ जाए। सर ये np.1 जो है ये क्या है? np.1 जो है वो आप उसको जो भी साइज बताएंगे उस साइज के हिसाब से एक एरे जनरेट कर देगा जिसमें हर वैल्यू 1 होगी। ओके सर।
सही जी। तो हमने यहाँ पर जो है DL और DW निकाला और उसके पास DL ऑफ DX निकाला और रिटर्न कर दिया हमने DL ऑफ DX। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कंप्यूटिंग द डेरिवेटिव फॉर द प्रीवियस लेयर, और ये जो है ये हमारा कंप्यूटिंग द एंड स्टोरिंग द डेरिवेटिव फॉर द करंट लेयर के पैरामीटर के हिसाब से हमने इस लेयर का डेरिवेटिव निकाला और उसके बाद जो है हमने प्रीवियस लेयर का निकाला। अब दोनों अब इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं ऑप्टिमाइजेशन से। ऑप्टिमाइजेशन बहुत आसान भी बता दें। np डॉट जो है वो दो एरे को मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको याद हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है इसका एक टेक्निक है जो हम इस्तेमाल करते हैं, याद आ रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? यस सर आ गया यस सर। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो वो उसको समझ में नहीं आएगा, तो वो कम से कम इंटरनेट पे जाकर सर्च करके देख सकता है कि भाई ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। ये आपका A है और ये B है, तो ये A11 जो है वो B11 से मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ भी A11 B1 मल्टीप्लाई होगा, फिर A12 यानी ये वाला जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये सब जमा हो जाएंगे और जमा होकर ये बन जाएगा C1। तो आप इसके अंदर देखें 2 ऑफ 4 है और यह 4 ऑफ 3 है, यानी 2 और ये जो मैट्रिक्स है ये 4/3 का है और ये वाला मैट्रिक्स जो है वो 2/4 का है। तो हमने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो सम है उसके अंदर आप देखें 2 ऑफ 3 आ गया। इसकी रोज और इसके कॉलम जो है वो बराबर होगा। तो देखें यहाँ पे थोड़ा सा छोटा भी हो गया। यहाँ पर देखें यहाँ कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, तो यहाँ पर 2 रोज है और यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर ये 4/3 का था, ये 2/4 का था, ये यहाँ पर 2/3 का हो गया, थोड़ा सा छोटा भी हो गया क्योंकि इसके अंदर हम थोड़ा सा रिडक्शन भी कर रहे हैं। और इसमें एक बात भी याद रखिएगा कि हम जो कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये बात सिद्दीकी समझ में आ रही है? ये हम यहाँ पर रो को मल्टीप्लाई करने के लिए रो और कॉलम को आपस में कैलकुलेट करा रहे हैं, राइट और रॉन्ग? सर ये बिल्कुल सही है। हाँ, इस चीज को करने के लिए हमने यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने ट्रांसपोज भी किया है। यस सर, रो कॉलम बन जाएगी, कॉलम रो बन जाएगी। हाँ, तो हमने जो है वो जो ये वाला हिस्सा है DS DW, इसको जो है वो हमने ट्रांसपोज किया है ताकि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये ट्रांसपोजिशन का अमल जो है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का अमल जो है वो बेहतर तरीके से हो जाए। ठीक है। और उसके बाद जो है अब हमें चेंज लेकर आनी है, तो हमें मतलब हमें डेरिवेटिव के जरिए पता लग गया कि टोटल चेंज कितना आ रहा है। अब इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमें अब किस डायरेक्शन में जाना है। तो हमने यहाँ पर जो है हमने लर्निंग रेट जो है वो हमने पहले से डिसाइड किया हुआ होता है, ये आप लोगों को पता है कि लर्निंग रेट जो है वो क्या है। और उसके बाद जो है वो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपके ये जो हमने निकाला था DL ऑफ DW और DL ऑफ DZ से जो है वो हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको हम नए W बना रहे हैं। यानी हमने जो है जो हमारा चेंज आया है, रेट ऑफ चेंज आया है हमारे पास, उसके अंदर हम कोई वैल्यू दे देंगे और वैल्यू देने के बाद जो है वो हमारे पास W में और B में ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये इसका मतलब है कि ये नई वैल्यू है। हमारे पास रेट ऑफ चेंज आया है कि वो है 0.5 के अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया अपना रेट ऑफ चेंज, तो मेरे पास एक नई वैल्यू आ गई। ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? इसको मैं आसानी समझने के लिए हमारे पास मैंने एक अनाउंसमेंट्स में जा रहा हूं मैं। ये एक बड़ा अच्छा है, ये मैं आप लोगों से ये शेयर भी कर देता हूँ, वरना आप लोग यहाँ से जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक का दिखाया गया कि भाई एक के लिए आप क्या करेंगे ना। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले मिसाल के तौर पर हमारे पास जो फंक्शन है
जिसके जरिए हम डेरिवेटिव चेंज कर रहे हैं। यार मैं 1 मिनट लूंगा। ओके सर। सर हेलो सर ने ब्रेक लिया है। सॉरी यार, मैं जो है वो मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। एनीवे, आई एम बैक। आप लोगों को भी कोई ब्रेक लेना है 1-2 मिनट का, तो आप ले सकते हैं।
आई कैन वेट, ये कंटिन्यू करो। सर कंटिन्यू करें, नमाज का अच्छा। ब्रेक ले लेंगे। अच्छा ठीक है, तो देखो ये वाली चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, कोई बता सकता है? सर तो हाइपरबोला लग रहा है। हाँ, लेकिन ये बन कैसे रहा है और क्यों बन रहा है? सर वो होता है ना साइन कोस थीटा, उनकी उनकी उनको देखते हुए ये देखो कुछ भी नहीं हो रहा। देखो कौन सा यहाँ पर ये हो angle- रहा है कि ये है x + 5 का स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, ठीक है, यानी कि y किसके बराबर है? x + 5 का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है बात? यस सर। ठीक है, जबरदस्त। अब इस फंक्शन को इस अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये एक लाइन बनेगी, यानी कि अगर जो है वो अगर x के अंदर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू 25। y की वैल्यू 25, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25। अच्छा, तो यहाँ पर -5 क्यों आ रही है? सर वहां पे लिखा हुआ है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट x = 3। ठीक है। अच्छा, अब अगर x की वैल्यू जो है वो सॉरी यहाँ पर -5 अगर हाँ सॉरी ये अच्छा, तो x की वैल्यू जो है वो 0 है, तो y की वैल्यू क्या होगी? 25 होगी, सही है। और अगर x की वैल्यू जो है वो -5 होगी तो Yes, y sir. की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, -5 तो अब + 5 0 हो यही चीज जाएगा। यहाँ बता रहा है, यही चीज यहाँ बता रहा है कि ये -5 होगी तो 0 होगी। अब अगर मैं x की वैल्यू जो है वो थोड़ा ज्यादा कर दूंगा, यानी कि x की वैल्यू जो है वो -4 कर दूंगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 आ जाएगी। इसी तरह जब मैं अगर x की वैल्यू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं x की वैल्यू 0 के ऊपर ले आऊंगा तो y की वैल्यू जो है वो 25 तक चली जाएगी। तो यहाँ पर देखें कि जब y की वैल्यू 5 कब हो रही है? चली जाएगी। जब x की वैल्यू जो है वो अराउंड -2 है। -2 होगी तो क्या होगी? 9 हो जाएगी ना। और Yes, sir. -4 होगी तो ये 1 हो जाएगी, और -2 होगी तो y की वैल्यू जो है वो समथिंग कुछ इस तरह हो जाएगी। anyway, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये जो y की वैल्यू का और यानी कि आप x में जो चेंज करेंगे, x में जितना भी चेंज करेंगे y में उसी का इम्पैक्ट आएगा। आप कोई मुझे बता सकता है कि x में मैं कितना चेंज कर रहा हूँ, x की वैल्यू में क्या चेंज लेकर x की वैल्यू में जब मैं बढ़ाता हूँ तो y में कितना चेंज आता है? तो वो रेट ऑफ चेंज कोई बता सकता है? सर ये स्लोप वाला फार्मूला लग रहा है ना? नहीं, स्लोप नहीं, X मुझे ये plus बताओ BX. कि मैं इस फंक्शन के अंदर डिफरेंट वैल्यू डालकर ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि x में मैं जब भी चेंज करता हूँ तो y में कितना असर पड़ता है? सर इक्वल इम्पैक्ट पड़ रहा है उसमें। मेरे ख्याल से इक्वल तो नहीं पड़ रहा होता। सर जैसे -5 वाले के अगर देखें हम, जब ये -4 और +4 है तो दोनों का इक्वल इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। 1 दो लोग ऐसे नहीं करते। देखो जब x के अंदर मैंने -5 डाला तो y की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। 0। ठीक है। Yes, sir. जब मैंने x के अंदर -4 किया, यानी एक वैल्यू बढ़ाई, ये नेगेटिव में है तो उल्टा चल रहा है। मैंने एक वैल्यू बढ़ाई, -5 से -4 पे एक वैल्यू बढ़ाई है, डिफरेंस कितना है? +1। जब मैंने x के अंदर +1 किया, पहले -5 था फिर -4 था, अब मैंने x के अंदर +1 किया तो क्या हुआ? y में क्या चेंज आया? y की वैल्यू क्या हो गई? 36। हाँ नहीं, y की वैल्यू क्या होगी? ये -4 है, -4 में से 5 निकाल दें, क्या बचेगा? 1 होगी। 1 बचेगा। 1 आ गई। ठीक है, फिर मैंने एक और +1 किया तो अब कितनी वैल्यू आ गई? -3। -3 आ गई। तो अब वैल्यू कितनी बढ़ रही है? पहले बढ़ी थी 1, लेकिन अब जो है वो वैल्यू बढ़ रही है 2। ठीक है, 2। फिर मैंने एक और किया, 2 कर दिया, अब 3 कर दिया, 3 -3 और 5 2 हो गया, 2 और 4 हो गया। तो अराउंड जो है जो चेंज आ रहा है, अगर मैं उनका एवरेज निकालूं तो जो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज है वो 1 और 2 के दरमियान में है, कुछ ऐसी कुछ है या नहीं? यस सर। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 25, तो ये वैल्यू डिफरेंट। तो अब मैं यहाँ से इस वाले फंक्शन से जो है वो मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन
इसके लिए मेरे पास एक फंक्शन भी मौजूद है जिसको हम कहते हैं dy ऑफ dx, यानी dy y में कितना चेंज आता है अगर हम dx के अंदर कोई चेंज लेकर आए तो, और इसका फार्मूला क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5। यस सर, वो पावर नीचे आ जाएगी। पावर नीचे आ जाएगी, ये ना डेरिवेटिव पड़ा होगा। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये चीज कैलकुलेशन के जरिए निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर को नीचे लानी पड़ेगी। तो इससे मुझे पता लगा कि मुझे x की किसी भी वैल्यू के अंदर वैल्यू निकालने के लिए मेरे जो फार्मूला है वो 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 है, यानी x की हर वैल्यू को मैं प्लस 5 करके 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब मेरे पास वो वाली चेंज आ जाएगा जो y के अंदर है। अब इसको हम प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की भी है, यहाँ पर वो एक अलग बात है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर है कि भाई अब मेरा रेट ऑफ चेंज जो है वो है 0.1। तो 0.1 के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास फार्मूला तो वही है 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 है, ये मुझे रेट ऑफ चेंज दे रहा है। इस रेट ऑफ चेंज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लर्निंग रेट से। तो मैंने इसको लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई किया और मैंने जो है पुराना वाला जो डेटा है वो दे दिया। पुराना वाला डेटा मैंने x था वो क्या था, 3 था। 3 को जो है मैंने माइनस को में से जो है मैंने मुझे माइनस करना है लर्निंग रेट जो मेरे पास 0.1 है, और ये वाला फार्मूला dy बाई ds। dy ऑफ ds क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01, और इसको मैं से 3 माइनस 3 में से ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 2.84 नई वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह जो है वो मेरे पास नई नई वैल्यू बैठी है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर x है, इसको मैं w समझूं तो पहले मेरा w था 3, लेकिन आइट्रेशन 1 में w हो गया है 2.84, और उसके बाद अगली वाली आइट्रेशन में हो गया है 2.68, और इसी तरह मेरा पूरा के पूरा w आगे रहेगा। इसके अंदर पूरी प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ दी हुई है, आप इसके अंदर फर्दर रेट निकाल कर देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। काफी कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है ये न्यूरल नेटवर्क का भी और मशीन लर्निंग का भी, लेकिन है ये इम्पोर्टेंट। सर एक बार वो लर्निंग रेट का बता दें। लर्निंग रेट का मतलब है आप चेंज कैसे करेंगे वैल्यू में, पैरामीटर चेंज करना है ना, तो आपके पास रेट ऑफ चेंज आ गया। मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ी जो है वो सर, ये लर्निंग रेट हम अज्यूम करेंगे। लर्निंग रेट हम अज्यूम करेंगे। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको जो है कैसे समझाऊं यार, कोई आइडिया दो। सर ऐसा तो नहीं कि अगर हम थोड़ा सा मोड़ेंगे तो क्या चेंज आ रहा है, फिर अगर इतनी और टर्न करेंगे तो और कितना चेंज आएगा। इसी तरह अजम्पशन कर लीजिए 0.1 पे। नहीं, इससे हमें पता क्या चल रहा है, लॉस का पता चल रहा है कि किस का पता चल रहा है? इससे हमें ये पता लग रहा है कि क्या पता लग रहा है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ दोबारा। सर गूगल से एक एग्जांपल ले लें फिर उसको समझा दें। नहीं, मैं इसको अपने स्टाइल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। फ्रैंकोइस शोले की किताब, यहाँ किताब नजर आ गई? यस सर, आ गई। कौन सा चल रहा है ये चैप्टर, कौन सा चल रहा है? कंप्यूटर विजन एंड न्यूरल नेटवर्क 8.5 आ गया। यही कहीं पर है।
चैप्टर 2 जो है ना इसके किताब का बहुत जबरदस्त है, ये यहीं के करीब करीब आ गया। सब बैक प्रोपेगेशन भी गुजरा अभी। हाँ, ये वो जो चीज उसने बना के दी थी ना वो यहाँ पर दी है, जिसको हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, ये सब कुछ यहीं पर दिया। अब मुझे वो पैराबोला नजर आ जाए ना, ये वाला, अरे सर इस पे तो आपने पूरी एक क्लास खत्म कर दी थी, है ना, यहीं पे दोबारा आ गए। तो अब देखो ये क्या है, ये वो फंक्शन है जिसके ये जो हमारे फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, फंक्शन तो याद आ रहा है ना। मिसाल के तौर पे ये बता रहा है कि जब मैं एक्स में कोई चेंज लेकर आता हूं तो वाई के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये वाला, ठीक है। अब यहां पर मेरा आपसे सवाल है कि भाई अगर मैं यहां पर हूं, ठीक है, तो मुझे कितना चेंज लाना चाहिए कि मेरा मतलब अगर मैं यहां से यहां पर आना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब इसके लिए जो है मैं एक ये यहां पर ये एक्स और वाई कर रहा हूं, ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है। तो जब मैं एक्स को जो है वो इस तरफ मूव करता हूं तो y की वैल्यू में इजाफा होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको यहाँ तक? जब ये मेरा x जो है, जब मैं अपने x की वैल्यू को ये मेरा ओरिजिन है, जब मैं x की वैल्यू को इस तरह मूव कर रहा हूँ तो इजाफा हो रहा है, लेकिन एक लेवल के ऊपर जाकर, इस लेवल के ऊपर जाकर ये उल्टा हो जाता है, सही है। अब मैं जब यहाँ पर आकर x के अंदर इजाफा कर रहा हूँ तो y के अंदर इजाफा नहीं हो रहा बल्कि y के अंदर कमी हो रही है, राइट और रॉन्ग? यस सर। यानी इसको अपने मैक्सिमम पॉइंट पे रीच कर गया, अब उसके बाद आगे नहीं जा सकता। हाँ, नीचे जा रहा है। अब मसला ये है कि मुझे ये पता करना है कि मुझे मैं x के अंदर क्या चेंज लेकर आऊं तो y में भी चेंज हो जाए। तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं जो हूं वो क्योंकि ये कर्व है तो कर्व के ऊपर मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट गिरा दूंगा, एक सीधी लाइन डाल दूंगा। और वो जो सीधी लाइन है, अगर मैं इसको और बड़ा करूं तो आप ये देखें, ये सीधी लाइन जो है ये थोड़ी देर तक इस लाइन के साथ साथ चल रही है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि x के अंदर थोड़ा सा चेंज लेकर आना है। जब मैं थोड़ा सा चेंज लेकर आऊंगा तो मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा। मेरा x अभी तक यहां पर है, मैं इसके अंदर x के अंदर थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू और कम हो जाएगी, सही है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, यहां कर दूं, तो अब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहां पर x और y मतलब जो डेरिवेटिव या x के अंदर चेंज ऑफ x जो है वो यहाँ पर y के साथ प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है। ये लाइन अलग जा रही है और ये वाला लाइन अलग जा रही है। तो अगर हमें जो है अगर x में चेंज ला रहे हैं तो छोटा छोटा लेकर आना होगा, ताकि y में, आप जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आने के बाद मैं दोबारा जो है एक टेंजेंट दोबारा यहाँ गिराऊंगा और उसके ऊपर जो है यहाँ पर जो है वो एक इस जगह के ऊपर, और फिर जो है मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है, और मैं थोड़ी दूर तक ही जा सकता हूँ। अगर मैं बहुत लंबा दूर जाने की कोशिश करूंगा तो मेरा जो फर्क आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये जो चेंज लेकर आ रहे हैं इसको हम कहते हैं लर्निंग रेट। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने फंक्शन में छोटी छोटी चेंजेस लेकर आते हैं। तो छोटी छोटी चेंजेस लाने से क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन से जो है वो वैल्यूज जो है वो हमें बताती है कि हमें नेक्स्ट वैल्यू जो है वो क्या देनी है। यानी कि हम जो है वो अपने पैरामीटर में हमारा जो वेट है, हम वेट में चेंजेस लेकर आएंगे थोड़ी थोड़ी। जब हम थोड़ी थोड़ी चेंजेस लेकर आएंगे तो हमारा वेट जो है वो ऑप्टिमल कंडीशन के पास आना शुरू हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में जहां पर हमारा लॉस जो है वो कम से कम। ओके सर। अब इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई डेरिवेटिव का सिग्मॉइड कैसे निकलेगा, लॉस L2 कैसे जाएगा, ठीक है, और ये डेरिवेटिव ऑफ L2, ये सारे फंक्शंस जो है वो हमने बनाए हुए हैं। इसकी कोडिंग जो है वो हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। अब यहाँ पर इसकी कोडिंग दी है, तब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यार ये कोडिंग को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है।
ठीक है, और यहाँ पर ये बैक प्रोपगेशन आ रही है आपके पास। ये सारी चीजें जो हमने पिछले मतलब मैथमेटिक्स डिस्कस की थी, यहाँ पर यह कोडिंग से जो है ये क्लियर हो रही है। उसके बाद ये हमारा ट्रेनिंग सेशन है जिसके अंदर वही हम सारे काम कर रहे हैं, बैकवर्ड ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, और आखिर में हमारे पास ये एक्यूरेसी वगैरह जो है वो अपन कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है कहानी काफी सिंपल है कि आपकी जो लॉसेस और एक्यूरेसीज जो है वो आपने यहाँ पर निकाली है। यहाँ पर ये एक्यूरेसीज और लॉसेस नजर आ रहा है, और अब ये हमें वो अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग के बारे में बता रहा है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई हमारा जो है वो अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग क्या होती है भाई? डेटा अगर कम होगा तो वो अंडर फिटिंग होगी, अगर ज्यादा हो जाएगा तो ओवर फिटिंग हो जाएगी। सबसे पहले देखो ओवर फिटिंग क्या होती है। ओवर फिटिंग का मतलब यह है कि आपका डेटा जो है वो ट्रेनिंग के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन टेस्टिंग के ऊपर बड़ा बकवास परफॉर्म कर रहा है, तो इसको कहेंगे ओवर फिटिंग। ओके सर, ये लिखा हुआ है जी सर। ठीक है, अंडर फिटिंग के ऊपर ये है कि वो ट्रेनिंग के ऊपर भी बहुत बकवास परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ओके। और दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। इसकी फर्दर रीडिंग जो है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। और उसके बाद ये टेंसर फ्लो की बेसिक्स हैं, हम 10-15 मिनट में ही क्लास खत्म कर रहे हैं, जो आप पहले भी देख चुके हैं। एक मरतबा फिर एक नई किताब के हवाले से देख रहे हैं कि भाई ये कैरेस और ये सब चीज़ें क्या है, एनवीडिया, कूडा, इंट्रोड्यूसिंग द कैरेस, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये क्योंकि वीडियोस भी मौजूद है इसलिए मैं इनके ऊपर डिटेल नहीं जा रहा। पोर्टल की वीडियोस भी देख सकते हैं, सिंपल कंप्यूटर विजन यूजिंग कैरेस। अब यहाँ पर एक जो है वो एग्जांपल भी दी गई है। अब हमने वहाँ पर अपनी कोडिंग छोड़कर हम कैरेस के ऊपर आ गए। तो इसके अंदर किताब वाले ने बड़ी अच्छी मेहनत की। फ्रैंकोइस शोले ने ज़्यादातर सबूत दिया, उसने ये कैलकुलेशन जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं की, लेकिन इस किताब वाले ने इम्प्लीमेंटेशन की है। तो आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन भी करके देख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर वही काम जो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसमें अपनी इम्प्लीमेंटेशन में किया था, यहाँ पर हम कर रहे हैं। ये वाले कोड जो है वो आप देखेंगे काफी हद तक जो है वो कैरेस से मिलते जुलते हैं। सही है, कोई कोड ऐसा कंफ्यूजन कर रहा हो तो मुझे बता देना कि सर ये वाला कोड याद नहीं आ रहा, हमने पढ़ा था, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये फ्लैटन वाला समझ में आ रहा है? फ्लैटन क्या मतलब क्या होता है सर? जैसे वो टू डायमेंशन को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देगा। ये बिल्कुल बिल्कुल। और ये डेंस वाला भी समझ में आ रहा है आपको? यस सर। क्या होता है डेंस? सर वो उसके पिक्सल कम करती है इमेजेस के। नहीं, डेंस जो है वो जहां तक मेरा ख्याल है कि जो हमारे पास जो डेंस है ये हमारे न्यूरल नेटवर्क की टाइप है। याद आ रही है कौन कौन सी टाइप होती है न्यूरल नेटवर्क की? भाई न्यूरल नेटवर्क की बहुत सारी टाइप होती है ना, कौन कौन सी होती है? याद आ रही है किसी को? हाँ, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 5 याद आ रहा है? फ्रैंकोइस शोले का। सर डेंस लेयर होती है, एक एलएसटीएम होती है, और सही बोल रहा हूँ, आरएनएन सर। आरएनएन और सही है, और सीएनएन। मैं कह रहा हूँ बाकी लोगों को। हाँ सीएनएन। तो ये कौन सी है? ये डेंस है। आगे ये डेंस है ना, आगे है ना सीएनएन, आरएनएन। तो सबसे जो बेसिक वाली है वो कौन सी कहलाती है? डेंस कहलाती है। डेंस। तो ये काफी क्योंकि मिलती जुलती चीजें हैं, तो मैं इसकी डिटेल्स। सर ये डेंस को जरा क्लियर कर दे और ओवरव्यू। भाई देखो, आपको कॉन्वोल्यूशन लेवल तो पता है ना कि वो एक एक विंडो को चलाता है। आरएनएन के अंदर पिछले वाले को आगे। डेंस के अंदर क्या करता है कि ये आपके ये सिंपल है जो अभी हमने पढ़ा है कि ये क्या करेगा कि ये आपके वेट को इनपुट से मल्टीप्लाई करेगा, उनका सम निकालेगा और उसको अगली वाली आउटपुट के तौर पर दे देगा। यानी कि ये जो है यहाँ पर जो हम ये डेंस कर रहे हैं, मतलब सर हर तो ये क्या करेगा? आउटपुट जाएगा। हाँ नहीं, नया आउटपुट जाएगा, लेकिन क्या करेगा? इसके पास इनपुट आ रहा है 784। ये 784 x को 784 वेट से मल्टीप्लाई करेगा, उनका सम निकालेगा और ये काम कितनी मरतबा करेगा?
128, क्योंकि इसमें 128 नोड है, हर नोड से एक आउटपुट निकलेगा, तो 128 आउटपुट यहाँ पे निकलेंगे। सही है सर। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई ना, अब आप बताएं यहाँ पर क्या होगा, कितने आउटपुट निकलेंगे। इसमें क्लासेस कितनी दी गई, नंबर ऑफ क्लासेस? अच्छा, नंबर ऑफ क्लासेस 10 है, तो इसमें क्या चला की हुई है, यहाँ पे 10 लिखने की जगह नंबर ऑफ क्लासेस लिख दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आखिरी लेयर के अंदर हमें आउटपुट उतने ही चाहिए होते हैं जितनी हमारी क्लासेस है। राइट और रॉन्ग? यस सर। सर ये सबको मर्ज करके 10 निकाल देगा टोटल। अच्छा, ये हमारी मॉडल परफॉर्मेंस है, लोडिंग द डेटा, क्रिएटिंग द मॉडल, ट्रेनिंग द मॉडल, टेंसर फ्लो। अच्छा सर, सर ये रेलू और सॉफ्टमैक्स दोनों एक साथ लगाए हुए? नहीं, इसमें तो रेलू है ही नहीं सर। एक बात पूछनी, इसमें रेलू कहाँ से आ गया? एक्टिवेशन फंक्शन में सर उसने पहले वाले में रेलू लिखा हुआ है। एक्टिव, हाँ, तो ये तो हमारे पुरानी वाली किताब में भी देख लीजिएगा। ये तो लाजमी लगते हैं रेलू उसमें। आखिरी वाली में आप सॉफ्टमैक्स या क्रॉस एंट्रोपी लगाएंगे ना। यस सर, ठीक। ये वाली चीजें जो है, ये चैप्टर 2 में 3 में आप बड़े आराम से देख सकते हैं, इसमें भी वही है, कोई नई चीज नहीं की इसमें। हाँ भैया, दूसरा सवाल करो। सर एक मिनट सर, ये एक होता है ना कैटेगोरिकल होता है, एक बाइनरी कैटेगोरिकल होता है, एक होता है स्पार्क कैटेगोरिकल। सर इन तीनों में डिफरेंस बताएंगे? बाइनरी का तो पता है 0 और 1। देखो, जो अगर बाइनरी के जो है वो तो बाइनरी में इस्तेमाल होता है ना, अगर बाइनरी के अलावा यूज करना है तो उसके लिए आपके पास जो चॉइस है वो स्पार्स कैटेगोरिकल या मल्टी क्लास कैटेगोरिकल। यस सर, ये मल्टी क्लास में तो बहुत सारी होती है, लेकिन सर इन दोनों में डिफरेंस बता दें, मल्टी क्लास में और स्पार्स में। देखो, क्रॉस एंट्रोपी तो एक ही चीज होती है। सही है, ठीक है। अब उसको अगर आप बाइनरी में भी ले सकते हैं और मल्टी क्लास में भी कर सकते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि अगर आप लोग इसके कोड देखें पीछे जाकर, तो इसने क्रॉस एंट्रोपी जो है वो इंप्लीमेंट करके दिखाई, क्रॉस एंट्रोपी कैसे होती है। इस किताब के अंदर जो हमने पीछे अगर जाएं फीड फॉरवर्ड पर, देखो अपने पास किताब खोलो, इसके अंदर इसने क्रॉस एंट्रोपी का कोड करके दिखाया है नमपाई के अंदर। चेक करो जरा, जब तक मैं आगे देख रहा हूँ कोई ऐसी चीजें जो आपको डिस्कस करनी है या नहीं करनी। ठीक है, ऑप्टिमाइजर, लॉस और मैट्रिक्स वगैरह तो समझ में आ गए हैं आप लोगों को। ठीक है, मॉडल की परफॉर्मेंस भी हमने देखी हुई है, टेंसर फ्लो डिटेल में कोर कॉन्सेप्ट है, टेंसर भी हमें पता है। टेंसर किसको कहते हैं भाई? टेंसर सर टेंसर नंपाई का ये एक टाइप होती है, नंबर से। हाँ, वैसे ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, कोई इंटरव्यू पूछे तो बता देना। और ऐसा एन डायमेंशनल एरे होता है, नमपाई में ये एन डायमेंशनल एरे के तौर पे होता है। अ टेंसर कुड बी स्केलर, वेक्टर, 3D मैट्रिक्स और एन डायमेंशनल मैट्रिक्स। सर एन डायमेंशन मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ डायमेंशंस ना, 2 से भी ज्यादा डायमेंशन होंगी तो उसको हम कहते हैं एन डायमेंशन। जैसे ये 3D मैट्रिक्स है ना, 3 डायमेंशनल है। यस सर। चौथी की 5वीं के लिए कितनी भी डायमेंशन। तो वैसे टेंसर एनएलपी में ज्यादा होती है ना? क्योंकि हम हर जगह होती है। जैसे अगर आपको जो है वो एक इमेज को प्रोसेस करना है तो उसके लिए भी 4 डायमेंशन चाहिए, नहीं चाहिए? सर अभी तक मैक्सिमम 5 डायमेंशन ही है ना, मे बी। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि ये हम एनपी का जो हमारे पास नमपाई की जो लाइब्रेरी है वो असल में इम्प्लीमेंटेशन है टेंसर की। 8 डायमेंशन भी आ चुकी है। 8 नहीं आई, 7 आई है। 8 भी दिखाई थी, वो दुबई मॉल के शो में भी दिखा रहे थे, वो प्रोजेक्टर के थ्रू प्रोजेक्ट कर रहे थे। ठीक है, अच्छा तो ये वाली चीज आप लोगों को कुछ नहीं है, ये आप देख लें जरा, ये क्या चीज है? सर ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन लेजी एग्जीक्यूशन में ऑपरेशन जो है वो फ्रेमवर्क से नहीं चलेगा जब तक कि उसको कहेंगे नहीं। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये कमांड है, ये वाली कमांड आपकी चल जाएगी, ये वाली कमांड, ये वाली कमांड, ये वाली कमांड,
और ये वाली कमांड। तो होता यह है कि अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है, लेजी एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपने उसको कोड दे दिया लेकिन वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप उसको बताएंगे नहीं। सही। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि अगर आप जो है वो इसको आपके पास रिजल्ट जो है वो ये आएगा, एट 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसको स्पेसिफिकली हमें बताना होगा हाँ कि ये कब चलेगा ना। और ये जो है यहाँ पर ये जो रिजल्ट आ रहा है इसके अंदर सही रिजल्ट आ रहा है, 1 2 4 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो इसने यहाँ पर ये वाले दोनों काम कर दिए हैं और इसमें ऐड कर दिया है। जब हम प्रिंट सी करेंगे तो ये वाले काम हो चुके होंगे, अगर ईगर एग्जीक्यूशन है तो हो चुके होंगे और लेजी एग्जीक्यूशन है तो नहीं हुए होंगे। ठीक है जनाब। तो सर ये दोनों ईगर एग्जीक्यूशन और लेजी एग्जीक्यूशन के लिए दोनों के लिए अलग अलग कोड होंगे? हाँ, इसको अभी देख लेते हैं आगे चलकर। जैसे ये बता रहे हैं TensorFlow 1 more code would be need to compute the result, making the development process more complex. For easy execution, code easier to debug, as the developer can pick the value of tensor anytime. So it's easier to develop. In the next section, we will detail inner working of TensorFlow and look how to build the graph. अब देखिए यहाँ पर एक चीज बता रहा है, we will start the simple example of state graph creating and optimization. ठीक है, अब ये चीज पढ़ें। ये चीज मैं इसलिए आपको पढ़ने को बोल रहा हूँ कि ये चीज ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको देख लें। कुछ चीज समझ में नहीं आएगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा भाई, तो अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसमें ये कि ये अच्छा, assuming A, B and C are tensor matrix, the code compute two new value D and E. The eager computation together will compute the value D and then compute the value for E. सही है। Using lazy execution, TensorFlow would create a graph of operation before running the graph to let the result. A graph optimizer would be run to avoid computing A plus B twice. The optimizer would cache the result and reuse it when necessary. For more complex expression, the optimizer could be enabled to parallelism to make computing faster. Both techniques are important when running large and complex models. हाँ भाई, समझ में आ रही कहानी है? यस सर, कुछ कुछ समझ आ रहा है। दोबारा चेक करते हैं। A को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं B से, फिर उसमें C प्लस कर रहे हैं तो D निकल के आ गया। यस सर। E के अंदर भी हम A को मल्टीप्लाई कर रहे हैं B से, लेकिन उसके बाद C को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, एक में प्लस किया, एक में मल्टीप्लाई किया, एक में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये जो ईगर एग्जीक्यूशन है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब तक वो ये वाला काम नहीं कर लेगा, वो ये वाला काम नहीं करेगा। तो उसने ये वाला काम कर लिया, फिर ये वाला काम किया। अब इसके अंदर देखा जाए तो A और B जो है वो 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेजी एग्जीक्यूशन के अंदर TensorFlow क्या करेगा, एक ग्राफ बनाता है। बजाय वो कैलकुलेट करने के, वो ग्राफ बना देता है कि काम करना कैसे। ठीक, जब वो ग्राफ बनाएगा B को 2 मरतबा होने की वजह से कैश कर लेगा। हाँ,
अब वो 2 मरतबा नहीं करेगा बल्कि एक ही दफा करेगा, और इसके अंदर उसको ठीक है। जरूरत होगी तो वो पैरेललिज्म भी लेकर आ जाएगा। ओके As we saw, running eager mode implies that every operation run in when defined. Therefore, such optimization cannot be applied. Thankfully, TensorFlow include a module to work around this TensorFlow autograph. अच्छा, अब इसके अंदर टेंसर अच्छा देखो, ये जो हम काम कर रहे हैं ये TensorFlow पे कर रहे हैं, ये Keras नहीं है। ओके सर। Keras जो है वो ये काम खुद ही देखता है, वो ये खुद देखता है कि भाई CPU की कंडीशन क्या है, डेटा की कंडीशन क्या है, वो आपसे डेटा ले लेता है और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन से करता है। तो यहाँ पर हम जो है इस चैप्टर के अंदर जो है वो TensorFlow पढ़ रहे हैं। थोड़ी सी अच्छी बात है मेरे ख्याल से कि हम TensorFlow भी पढ़ रहे हैं और TensorFlow 2.0 की चीजें ही देख रहे हैं। तो इसके अंदर जो है वो TensorFlow जो है, क्योंकि आपको पता है Keras के अंदर हम मोस्टली न्यूरल नेटवर्क पे काम कर रहे होते हैं, तो कभी अगर हमें मशीन लर्निंग का कोई एल्गोरिथम वगैरह चलाना पड़े तो TensorFlow की नॉलेज ये वाली हमारी काम में आएगी। हम देखेंगे इस नॉलेज को हम किसी जगह पर यूज कर सकें एज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, तो मैं ट्राई करके दूंगा, मुझे याद दिलाना। द TensorFlow ऑटोग्राफ कंप्यूट विद, ये आपकी TensorFlow का फंक्शन है, ये कंप्यूट है, ठीक है। द कंप्यूटर पाइथन डेकोरेटर इज अ कांसेप्ट दैट अलाउ फंक्शन टू बी रैप्ड, एडिंग फंक्शनैलिटी और अल्टरिंग देम। डेकोरेटर स्टार्ट विद द हेड इज ऐड सिंबल। ये जो है ये डेकोरेटर फंक्शन है, ये बताता है कि ये TensorFlow का फंक्शन है नीचे वाला। ये वाली बात समझ में नहीं आई तो पूछ लो। आगे सर, यानी ऐड फंक्शन यूज करके हम TensorFlow का जो है ना वो ऑटोग्राफ फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, हम ये कह रहे हैं, हाँ, हम इसके जरिए पाइथन को बता रहे हैं, पाइथन के इंटरप्रेटर को बता रहे हैं कि नीचे वाला फंक्शन TensorFlow के ग्राफ के साथ चलना चाहिए डायरेक्ट। इसीलिए हम कहते हैं डायरेक्टिव। ये जो @ के साथ हम कमांड लगाते हैं, डायरेक्टिव, सही है। ओके सर। अब TensorFlow जो है वो इस तरह का एक ग्राफ बना लेगा। तो इसमें देखो A और B ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये दूसरा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऐड हो रहा है और ये सब चीजें हो रहा है। ये वाला ग्राफ किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकता है। ठीक है, यानी कि A जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है B के साथ, सही है, और A जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है B के साथ। फिर जो C जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है A के साथ, ये जो इस प्रोडक्ट के साथ, और इस प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर ऐड हो रहा है, और ऐड होने के बाद ये आगे यहाँ पर कहीं सेव हो रहा है। अच्छा, ये ऑटोग्राफ फंक्शन जो है कन्वर्ट कर सकता है फॉर लूप को, व्हाइल लूप को, इफ स्टेटमेंट को, आइटरेशन को, इन तमाम चीजों को। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ग्राफ के जरिए जो है ये ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन भी आ सकती है कि TensorFlow इजीली कंप्यूट द ग्रेडियंट फॉर ईच वेरिएबल। तो इससे ऑटोग्राफ से इसे ग्रेडियंट निकालने में भी हेल्प मिल जाती है। अच्छा जी, ये वाली चीज जो है ये आप देख लें, मैं इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस है। फिर भी अगर आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रही हो तो मुझे बता दें। सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि भाई आपका जो ग्रेडियंट फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। कुछ ऐसे फंक्शन है जिनकी डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती, उनके लिए जो है वो आप लॉस फंक्शन जो है वो आप ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन जो है वो आपकी फेल हो जाएगी। तो ये आपका ख्याल रखना है। argmax लगाया हुआ है, ये कोई वो है फंक्शन है math.argmax। ये TF मैथ argmax का एक फंक्शन है, numpy का भी होता है। ये क्या करता है, आप इसको 4 वैल्यू देंगे, या बताएगा कि कौन सी वाली वैल्यू सबसे बड़ी है, कौन सी वाली वैल्यू सबसे बड़ी है, कौन सी पोजीशन पे सबसे बड़ी वैल्यू है। ये नहीं बताएगा वो बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये साथ साथ ये बताएगा, वो तो मैक्स से निकालते हैं ना, अगर हम मैक्स से निकालेंगे तो हमें बताएगा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। argmax हमें बताता है कि सबसे बड़ी वैल्यू एरे के किस पोजीशन पे मौजूद है। ओके सर। अच्छा, however, since this eager mode, each operation is dependent from another, the automatic difference is not possible by default. Thankfully, TensorFlow for the way to perform automatic difference using eager mode. The gradient tape. अच्छा, अब यहाँ पर आ गए back propagating error with the gradient tape. The gradient tape allow easy back propagation in eager mode.
To illustrate this, we will use a simple example. Let's assume we want to solve the equation a multiplied by b, where a and b are constant. We want to find the value of x to solve the equation. To do so, we will try to minimize a simple loss abs ax multiplied by b. ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? ये यहाँ से यहाँ यस सर, इक्वेशन है नॉर्मली a मल्टीप्लाई बाय x, b यहाँ पर आ गया तो माइनस हो जाएगा। हाँ, हमें मसला ये है कि a और b तो हमारे पास कांस्टेंट है, यस सही सर। है, लेकिन x की हमें वैल्यू पता करनी है ना। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू सॉल्व द इक्वेशन। हमें नहीं पता कि x की वैल्यू जो है वो क्या होगी। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर ये वाला फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, जो भी वैल्यू आएगी उसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करते हैं। सर तो आवाज ये हम ब्रेक कैसे हो रही है करें? आपकी। अच्छा, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर देंगे। ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, अब हमने क्या किया, a और b जो है वो हमने टेंसर फ्लो के कांस्टेंट लिए हैं। tf वेरिएबल 2.0 है, x जो है वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है? 2.20 कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फर्क होता है? कांस्टेंट जो फिक्स होगा, वेरिएबल जो है वो हर बार चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू। अब हमने लॉस निकाला कि भाई a को, यानी कि हमने 3 को मल्टीप्लाई किया किससे? 20 से। 30 हो गया, उसमें से माइनस b निकाली, यानी 3 निकाला, 27 आ गया। लॉस हमारा क्या है? 27. Now update the value of x. We would like to compute the gradient of the loss with the respect to x. However, when printing the constant of the loss, we obtain the following. हमने इसको प्रिंटिंग जब लॉस की तो हमारे पास ये आ रहा है 54 आ रहा है। 54 क्यों आ रहा है भाई? हाँ सही है, 54 ही आएगा ना। 60 माइनस 3, 57 नहीं आना चाहिए। सही है, मेरे ख्याल से 20 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, 60 होगा, 60 में से फिर वो 6 माइनस हुआ होगा तो फिर 54 आंसर आ रहा होगा। 6 कैसे माइनस हो रहा है इसमें से? ये अच्छा हाँ सॉरी 6 सर वो देखें ना, TF डॉट कांस्टेंट 6.0। हाँ सही है, ठीक है, सॉरी मैं इसको 3 को समझ रहा था कि तीनों ये दोनों इसमें डाल दिए। तो ठीक है, तो ये 54 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इन ईगर मोड टेंसरफ्लो कंप्यूट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द ऑपरेशंस with no information of the operation input. It would be impossible to automatically differentiate the loss function. अभी हम देखेंगे इसको कैसे कर रहा है ये ना। This is where the gradient tab comes in handy. By running our loss computation in the context of TF gradient tab, the TensorFlow will automatically record all operations and allow us to replay them backward afterward. ये हमारा स्टेप आ गया with gradient tab as tab। ये हमने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने लॉस निकाला। लॉस निकालने के बाद हमने कहा टैब का ग्रेडियंट निकालो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद जो है हम इसका प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो ग्रेडियंट टैब है, इसको हमने कहीं प्रिंट भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, प्रिंट कर रहे हैं एक्स जैसे ग्रेडियंट टैब को कहीं प्रिंट नहीं करवाया, ये कर रहे हैं ना एक्स डॉट नम पाए। नहीं हमने नहीं करा एज अ टैब, ठीक है। और यहाँ पर हमने किया डी एफ एक्स किससे बराबर है? टैब का ग्रेडियंट निकालना है हमें और एक्स के हिसाब से। इन द प्रीवियस कोड डिफाइन द सिग्नल ईच टाइम training step is called the loss is computed in the context of the gradient tab. The context is then used to compute the gradient. The x variable is then updated. Indeed, we can see x converging towards the value that solve the equation. यानी कि अगर आप इस पे देखें कि x की वैल्यू जो है वो 20 थी और हमारी dx की वैल्यू 3 थी, फिर x की वैल्यू 17 है, 14 है, या आहिस्ता आहिस्ता जो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कम होती जा रही है। अब ये ग्रेडियंट टैब जो है ये हम और मजीद देख लेते हैं, ये ग्रेडियंट टैब जो है वो कैसे काम करता है। ये ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन कर रहा है। अब इसमें लर्निंग मोड हम इसमें नहीं दे रहे असल में।
अरे एंड में से कोई हैकाथॉन होगा जब ये कोर्स कंप्लीट होगा तो करा लें? करा लें सर, प्राइस रखें कोई बम्बू सा। प्राइस भी रख देते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि हम प्रोजेक्ट क्या रखें? सर आप कुछ सोचिए रियल सिनेरियो बेस्ड जिसमें किसी चीज को आसानी हो जाए। नहीं आसानी नहीं सर, कुछ ऐसा हो कि जो हम प्रैक्टिकली कुछ यार करें मुझे तो असल में चले ये कि- मुझे बताओ, मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि कोई ऐसा कैमरा जो है वो मुझे आप लोगों के पास बहुत सारी जगहों पे कैमरे लगे हुए होते हैं, तो हमारे पास कोई किसी ऐसे कैमरे का इनपुट मिल सकता है जिसका कैमरे का जो इनपुट है वो ओवर द इंटरनेट हम एक्सेस कर लें और अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आईपी के ऊपर जब मैं वो आईपी को मतलब जब उस आईपी के ऊपर रिक्वेस्ट मारूं तो वो कैमरा जो है वो मुझे तस्वीर भेज दे। ये अक्सर सर्वाइवलेंस कैमरों के अंदर होता है। यस सर, वो अभी जो K2 का हुआ था वहां पर भी यही सीन हुआ था, ड्रोन्स ने जो है वो इमेजेस फुटेजेस भेजे थे, है ना, एक इंटरनेट के ऊपर। तो अगर कोई ऐसा कैमरा आपके आसपास कहीं लगा हुआ हो, कोई सिक्योरिटी वगैरह या आपके घर पे लगा हुआ हो कहीं पर कि वो कैमरे जो है उसको फीड भेजते लगे, तो उसके ऊपर हम एक बहुत अच्छी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आइडिया तो अच्छा है बहुत। और मार्केट में प्रैक्टिकली सर फिर कैमरे में हम उसकी वो प्रोग्रामिंग करके बेच भी सकते या इसको आसान तरीके से ये देख लो कि अगर मुझे कैमरा जो है वो अपने पास किसी जगह पर डेटा स्टोर करके उसको ओवर द इंटरनेट भेज रहे हैं तो कैसे भेजेंगे? कोई एपीआई वगैरह आती है, नहीं आती? कैमरों में क्या होता है? सर इसके लिए हमें कैमरे के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। सर। वो एप्पल ने अभी एक डिवाइस तो बनाई है जो खुद बताएगी कि मैं कहाँ पर हूँ हर 1 घंटे में 2 घंटे में। नहीं, वो वाली चीज नहीं, मुझे सिर्फ कैमरा चाहिए ताकि मैं अपनी इमेज को प्रोसेस कर लूँ। ओके आईपी कैमरा चाहिए, यानी मतलब आईपी कैमरा नहीं चाहिए, आईपी कैमरा होना जरूरी नहीं है, मुझे चाहिए कि आईपी कैमरे से फीड मिल जाए। अगर कोई हमारे साथ जैसे किसी बिल्डिंग पे लगा हुआ हो कोई आईपी कैमरा और वो जो है वो उसकी फीड जो है वो हमारे साथ शेयर कर दे, क्योंकि वो तो सड़क पे ही लगा हुआ होगा ना, तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे? सर फीड को आप जरा वो एक्सप्लेन करेंगे, फीड समझाता किस हूँ। टाइप चलो की आप फीड? हाँ, मैं अब क्लास को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ग्रीटिंग टैग जो है वो अगली मर्तबा यहीं से शुरू करेंगे। फीड का मतलब ये है कि भाई मेरा ये कंप्यूटर है, मैं जो हूँ वो एक आईपी दूंगा, तो मेरे कंप्यूटर जो है जब मैं ये आईपी दूंगा तो मुझे जो है वो इमेजेस जो है वो या क्या कहेंगे स्ट्रीम जो है, वीडियो स्ट्रीम जो है वो मेरे इस लैपटॉप पे मिलनी शुरू हो जाएगी। सर ये तो नॉर्मली हर कैमरे में होता है। ये तो हर कैमरे में होता है। अगर आपके घर पे कोई आसपास कोई कैमरा लगा हुआ है? जी सर, ये लगा हुआ है, हर कोई मोबाइल में अपने एक्सेस कर लेता है जिसके पास कैमरा लगा होता है। नहीं, मोबाइल की बात नहीं कर रहा मैं, मुझे सर्वाइवलेंस कैमरे की बात करनी है। ये नहीं कि जो लैपटॉप में भी हो जाता है। नहीं, लैपटॉप पे तो हो जाता है, मुझे वो वाला कैमरा चाहिए जो सड़कों पे लगा हुआ है ना। अच्छा, सड़कों वाला सर? नहीं कि मतलब आप लोगों ने अपने घर पे कैमरे लगाए हैं बाहर? जी सर, दुकान पे लगा हुआ है। दुकान पे लगा हुआ है, वो उसका डेटा आपके पास कहाँ पर आता है? उसका डेटा हम लोग किसी भी हम मोबाइल में देख लेते हैं, वीडियोस लैपटॉप वगैरह में लगा के देख लेते हैं, मतलब अपने घर में। इसके लिए वो सॉफ्टवेयर होता है ना आपके पास? जी सर, वो सॉफ्टवेयर होता है ना, लगी होती साथ में। हाँ बिल्कुल, उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कोई ऐसी इंटरफेस होती है जिसके जरिए मैं वो जो डेटा है वो अपने पाइथन में कॉल कर लूं? नहीं सर, ऐसा तो कुछ पता नहीं है। कभी उस कैमरे की होता तो होगा सर, होता तो होगा, करने अच्छा ये बताओ कि पड़ेगी। वो कैमरा कौन सा है? सर कैमरा कौन सा? अच्छा सर, चाइना कंपनी है। नहीं, हाँ कोई मॉडल पता करो ना, तो उसके हम उसी कैमरे को देखेंगे कि यार उससे कैसे जो है ना वो इमेज उठा लेंगे ना। अगर हम उस कैमरे की इमेज को पाइथन में उठा लेंगे तो हमारा काम आसान हो गया। ठीक है सर, यहाँ देखता हूँ मॉडल वगैरह कौन सा है ना। चलो सही है, आज की क्लास को हम फिर यहीं पे एंड कर रहे हैं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो यहीं पे रोक रहा हूँ। ठीक है। ओके सर। अच्छा सर, ये एआई के साथ हमें IoT भी